हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे तरीके से होंगे, अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो जो भी बच्चे इस बार CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं BPED के लिए, MPED के लिए, तो मैं उन बच्चों को बता दूं कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये साथ ही उन बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बच्चे क्या करते हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन के लिए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं किसी जॉब के लिए फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में। और ऑब्वियस सी बात है, ये आपके नॉलेज के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चालू करते हैं अपना लेक्चर, जो कि क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ CUET। ठीक है, और ये आपके सिलेबस से ही है, मैंने ये क्वेश्चन निकाले हैं, ये सिलेबस के ही क्वेश्चन है। और ये पुराने कुछ क्वेश्चंस हैं, ये उसी के सेट हैं जो आप प्रिपरेशन करेंगे तो इसके साथ में आपको अच्छे से सॉल्यूशन बताता चला जाऊंगा और सारी चीजें अच्छे तरीके से समझाता चला जाऊंगा। ठीक है बेटा, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर बिना टाइम वेस्ट किए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो क्या है, सत्य है। तो हम अब चारों स्टेटमेंट देखते हैं। क्या है, पहला, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन पायोनियर इंस्टीट्यूट ऑफ ओल्डेस्ट पायोनियर इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। क्यों? क्यों? इसका सही आंसर तो बेटा ये है, YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन चेन्नई वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1920। इसका सही आंसर ये है। बट ये जो तीन आंसर है इसको भी हम देख लेते हैं। ये बना था हमारा 1957 में। ओके, फिर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये हमारा कब आया था? ये हमारा आया था 1984 में। अभी हमने एक लेक्चर आपको पढ़ाया था जिसमें मैंने बताया था इस जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स है हमारे फिजिकल एजुकेशन के इंडिया में, उसमें क्या है, ये हमारा आता है एक, ये बना है, साई बना है हमारा 1984 में। अब इसके बाद आता है NSNIS पटियाला, ये बना है हमारा 1961 में। ओके, सो ये हमारे कुछ क्या है, इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स है जहां पर हमारे फिजिकल एजुकेशन की पढ़ाई होती है। तो आप जा करके मेरा वो भी वीडियो देख सकते हैं, और अगर आप ये देख रहे हैं तो इसको नोट डाउन कर ले। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? YMCA SC बक ने बनाया था, याद रखना हमेशा बेटा, SC बक ने बनाया था। और ये कब बना था? ये बना था 1920 में। ओके, देन हमारा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, सी और डी। पहला हमारा क्या सही हो जाएगा इसका आंसर? बी, सी और डी। पहले हमारा क्या बना? YMCA, फिर उसके बाद हमारा आया क्या? सी। सी क्या है हमारा? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद हमारा आया NSNIS पटियाला। ओके, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद बेटा हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? अरेंज द पोस्चरल डिफॉर्मिटीज इन सीक्वेंस टू फ्रॉम टो टू हेड। हमारे पैर से लेकर के हमारे सर तक जो पोस्चरल डिफॉर्मिटी है उसको क्या है, सीक्वेंस में ऐड करना है। तो हम्प बैक और काइपोसिस कहां पर होता है? ये होता है हमारे स्पाइनल में या वर्टिब्रल कॉलम में। ठीक है, जेनुवेरम कहां होता है? देखो दो होते हैं, एक जेनुवेरम होता है, एक जेनुवेल्गम होता है। जो काइपोसिस, सॉरी, जो क्या है हमारा नॉकनी और बोलेग। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने आपको समझाया था कि जेनुवेरम, वेरम में क्या है? रम। रम मीन्स रम की बोतल। तो अगर हम रम की बोतल को अपने घुटने में लगा देंगे तो हमारा घुटना हो जाएगा, फैल जाएगा, हमारा घुटना फैल जाएगा। और वहीं हम जेनुवेल्गम है एक, जेनु वेलगम, तो इसमें क्या आ गया? गम। अगर हम गम को अपने घुटने में लगा देंगे तो हमारा घुटना क्या हो जाएगा? एक दूसरे से चिपक जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा रम और गम, ये आप याद रखना। और नौकनी को क्या बोलते हैं हम? जेनुवेलगम। बोलेक को बोलते हैं हम जेनुवेरम।
तो इसका हमारा ये कहाँ हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा नी में। फिर पी प्लेनस कहाँ होता है, कहाँ होता है बेटा पी प्लेनस, पी प्लेनस हमारे होते हैं फूट में, ठीक है। और हॉलो बैक का क्या है, स्कोलियोसिस, ठीक है। जब हमारा ज्यादा लोड हो जाता है तो हमारा, जब ज्यादा लोड हो जाएगा तो हमारा बैक क्या हो जाता है, हॉलो हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सबसे पहले आ गया हमारा सी, फिर उसके ऊपर आ गया हमारा घुटना, फिर उसके ऊपर आ गया हमारा हॉलो बैक, और फिर हमारा काइपोसिस। तो आपको सही आंसर पता चल गया, सीबीडीए, सीबीडीए, ओके। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अरेंज द फिटनेस टेस्ट as per their time requirement of conditioning the test in sequential from minimum to maximum। कौन सा टेस्ट आइटम है जो कितने टाइम में लगाता है, कितना टाइम वो लेता है, उसको हमको क्या करना है, सीक्वेंस में सेट करना है, मिनिमम टू मैक्सिमम, कम से ज्यादा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं, हमारा पहला क्या है, हमारा वॉक टेस्ट, क्या है बेटा, हमारा 50 मीटर रन टेस्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेकंड्स में, वॉक टेस्ट क्या हो जाएगा, मिनट में, हमारा हार्वर्ड स्टेप टेस्ट भी मिनट में होता है, कितना मिनट होता है, 5 मिनट, पार्शियल कर्ल कैसा हो जाएगा, ये भी हो जाएगा सेकंड्स में, ठीक है। तो सबसे कम टाइम हमको किस में लगा, बी डी सी ए, ठीक है। अब ये देखो पार्शियल कर्ल अप में आपको सबसे, इसमें हमको सबसे कम टाइम लगा 50 सेकंड, हमने कितना किया, 2 या 5-6 सेकंड में हम क्रॉस कर ले गए। पार्शियल कर्ल अप में हमको 30 कर्ल अप करना है, तो 30 कर्ल अप करने में कम से कम हमको 30 से 35 सेकंड का समय लगेगा। फिर उसके बाद हार्वर्ड स्टेप टेस्ट हमको 5 मिनट लगा। फिर वॉक टेस्ट जो रिकली एंड जोन सीनियर सिटीजन का हमारा फिटनेस टेस्ट है, उसमें वॉक टेस्ट में इसमें क्या है, लगभग 5 से 7 से 10-15 मिनट भी लग जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, बी डी सी ए, बी डी सी ए कहाँ है, बी डी सी ए, ऑप्शन 1 हो जाएगा सही। तो बेटा ये सब चीजें आप, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, आप इन सब चीजों को भी समझते चलो, क्योंकि ये आपका ये नहीं है कि एक ऑप्शन सही करना है, आपको ये भी समझना है कि आखिरकार 3 ऑप्शन जो साथ में है वो भी क्या कहते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन के साथ 3 क्वेश्चन और प्रिपेयर हो जाएगा, ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, cause of diabetes can be broadly classified into which of the following category, ठीक है। तो हमारा जो डायबिटी है वो कैसे कैसे कैटेगरीज में डिवाइड होता है, ठीक है, प्रीनेटल, पोस्टनेटल और प्रीनेटल, पेराइनेटल, ठीक है। अब बेटा 3 मेन कैटेगरी होते हैं। प्रीनेटल क्या होता है, प्रीनेटल होता है हमारा बिफोर बर्थ, बिफोर बर्थ। पोस्टनेटल क्या होता है, आफ्टर बर्थ। और बेटा और बताओ, पिराइनेटल होता है ड्यूरिंग बर्थ, और ये तो कोई कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है, प्रोनेटल, ठीक है। तो कॉज ऑफ डायबिटीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी, मतलब ये 3 कैटेगरी में हम अपने डायबिटीज को क्लासिफाई कर सकते हैं। उसको पहले बचपन से पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, ड्यूरिंग भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, बी और डी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैटेगरीज ऑफ एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप,
ठीक है। एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप, ये मैंने लेक्चर आपको अटेंड किया है, मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया है बॉडी टाइप के ऊपर, ठीक है, जिसमें मैंने एंडोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ, उसके अलावा जो हॉल के हैं, जो अर्निस्ट क्रेस्टमर के हैं, हिप्पोक्रेट्स के, जो अदर टाइप के बॉडी टाइप से, ये मैंने उधर अच्छे तरीके से समझाया है, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, वो आप जा करके वीडियो देखिए, आपको वहां पे चीजें समझ में आएगी। बट यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन यहाँ पे कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप। एंडोमॉर्फ क्या होते हैं, मोटे होते हैं, ठीक है, हेल्दी। तो हेल्दी लोगों का क्या होगा, क्या क्या होगा बेटा, राउंड, फैट और थिक होंगे, वो समझ लो ऐसे होते हैं ये, ठीक है, ऐसे होते हैं, राउंड होंगे, गोल होंगे, फैट होंगे, मोटे होंगे और थिक होंगे। और उसके बाद पियर शेप्ड के होंगे, ऐसे गोले, और अंडर डेवलप्ड मसल होगा उनका, मसल अच्छे तरीके से डेवलप नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि उनके बॉडी में फैट ज्यादा है, वो वर्कआउट कर ही नहीं पा रहे हैं, ओके। और ये जो नैरो हिप है और ये जो थिन है, ये किसका है, अब ये है बेटा किसका, एक्टोमॉर्फ का। मीजोमॉर्फ के कुछ अलग क्वालिटीज हैं, ओके। सो आप वहां जाकर के लेक्चर में ये सब चीजों को अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी, सी और ई, यस, बी, सी एंड ई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मैच द फॉलोइंग विद देयर एसोसिएटेड स्पोर्ट्स। हमको क्या करना है, इनको अपने एसोसिएटेड स्पोर्ट्स के साथ मैच करना है। तो सबसे पहले आप बेटा उस ऑप्शन को देखा करो, उस ऑप्शन को ढूंढा करो जो बहुत सिंपल है, जो आपको पहले से पता है, हार्ड वाले में नहीं जाना है। जैसे देख लो, सुनील छेत्री कौन से गेम का है, सुनील छेत्री है फुटबॉल का। बजरंग पुनिया किसका है, ये है रेसलिंग का। दो समझ में आया आपको। अब बेटा आप ऑप्शन मिलाना चालू करो, ठीक है। सी का है 1, सुनील छेत्री 1 और बजरंग पुनिया 2। तो सी का क्या है, सी का 1, सी का 1, सी का 1, ये वाला ऑप्शन हो गया खत्म। अब देखो डी का 2, डी का 2 कहाँ है, ये वाला है, और बाकी सब में नहीं है, तो वैसे ही ये हो गया ऑप्शन सही। अब इसके आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, जो मनप्रीत सिंह है ये है हॉकी के, और जो अनूप कुमार है ये है कबड्डी के प्लेयर। ये हमारे इंडिया के प्लेयर हैं, इंडिया के स्पोर्ट्स के प्लेयर हैं। सुनील छेत्री फुटबॉल, बजरंग पुनिया रेसलर, अनूप कुमार कबड्डी, और मनप्रीत सिंह हमारा हो गया किस चीज का, हॉकी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मैच द पोस्चरल डिफॉर्मिटी लिस्टेड वन देयर करेक्टिव मेजर्स। मतलब ये जो हमारे क्या है, ये हमारे जो डिफॉर्मिटीज है, इसके क्या करेक्टिव मेजर्स हम अपनाएं, जिससे हमारा ये जो डिफॉर्मिटीज है ये कम हो सके। तो बताओ बेटा कौन कौन से होगा। नॉक नी में मैंने बताया आपको, हमारे घुटने सट जाते हैं, तो हम क्या करेंगे ऐसा जो हमारा कम होगा, तो हम हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, ठीक है। अब राउंड शोल्डर है, आपका शोल्डर पहले क्या है, मेरा शोल्डर देखो बेटा फैला हुआ है, बट शोल्डर क्या है, राउंड हो गया है, ऐसे हो गया है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बताओ, वॉल स्ट्रेच करना पड़ेगा। वॉल में हाथ रख करके हमको क्या करना है, स्ट्रेच करना है, अपने आप को आगे ले जाना है, ठीक है। या तो फिर हम पुलअप्स मार सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा शोल्डर ब्रॉड होगा, ठीक है। अब हमारा आ गया काइपोसिस। काइपोसिस का क्या होगा बेटा, काइपोसिस का होगा स्विमिंग एंड जिम बॉल एक्सरसाइज। हम स्विमिंग करेंगे तो हमारा काइपोसिस क्या होगा, जो हमारा ये काइपोसिस हमें हुआ था, ये धीरे धीरे सही हो जाएगा। और जिम बॉल से एक्सरसाइज करेंगे पीछे रख के, तो भी हमारा काइपोसिस सही होगा। अब बो लेग का आ जाता है, वॉकिंग ऑन इनर एज ऑफ फुट।
जो फुट का आपका इनर एज है, आप उसमें वॉक करेंगे तो अपने आप आपके घुटने धीरे धीरे आपके एक दूसरे के पास आते चले जाएंगे। समझ में आया बेटा आपको ये सब चीजें? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? मैच द ट्रेट लिस्ट इन विद देयर एक्सप्लेनेशन इन लिस्ट 2, कार्डिनल ट्रेट, सेंट्रल ट्रेट, असेसमेंट ट्रेट एंड सेकेंडरी ट्रेट। तो ये सारे ट्रेट्स क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं ये सारे सेकेंडरी ट्रेट्स? कार्डिनल ट्रेट क्या है हमारा? डोमिनेंट बिहेवियर होता है। जब हमारा कार्डिनल ट्रेट हमारे अंदर होता है तो हम क्या करते हैं? डोमिनेंट बिहेव करते हैं। हमारा बिहेवियर डोमिनेंट हो जाता है, किसी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं, किसी को नीचे दबाने की कोशिश करते हैं। ये क्या है हमारा? कार्डिनल ट्रेट। अब हमारा सेंट्रल ट्रेट क्या हो जाता है? सेंट्रल ट्रेट है हमारा बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बिहेवियर। क्या है हमारा? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बिहेवियर। फिर नेक्स्ट है हमारा असेसमेंट ऑफ ट्रेड बेस्ड ऑन 3 फैक्टर्स, कार्डिनल, सेंट्रल और सेकेंडरी ट्रेट। ये हमारे 3 फैक्टर हैं जिसके बेसिस पे हम अपना क्या करते हैं? बिहेवियर किसी भी पर्सन का चेक करते हैं। या वो सेंट्रल ट्रेट उसके अंदर है, कार्डिनल वो डोमिनेंट तो नहीं है, सेकेंडरी ट्रेट मतलब दैट रिफ्लेक्ट ओनली अ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। तो ये ट्रेट 3 ट्रेट क्या हमारे किसी भी पर्सन के बिहेवियर को चेक करते हैं। तो समझ लो बेटा इसका पहले का क्या है? 4। ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। पहले का 4 है, दूसरे का 3 है, ये वाला सही हो गया। सी का 1 है और डी का 2 है, ये वाला सही हो गया ऑप्शन। हो गया ना बेटा सही? अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज अनदर वेरिएशन ऑफ वेरिएबल ऑफ पेस मेथड? ठीक है, तो एक है पेस मेथड। पेस मेथड अब क्या होता है बेटा आप ये समझ जाओ। पेस मेथड होता है डिफरेंट और वेरिएबल पेस। अलग अलग पेस में या हमारे अलग अलग स्पीड में जब हम कोई इवेंट करते हैं तो क्या हो जाता है? ये हमारा पेस हो जाता है। सो फार्टलेग ट्रेनिंग हमारा पेस मेथड में आता है। फार्टलेग ट्रेनिंग का दूसरा नाम भी क्या है? पेस मेथड। और इसका दूसरा नाम क्या है? स्पीड प्ले। ठीक है, तो देख लो बेटा इसके 3 नाम है, फार्टलेग मेथड, स्पीड प्ले और पेस मेथड। अब फार्टलेग मेथड कब बनाया गया था? देख लो बेटा, फार्टलेग मेथड बनाया गया था हमारा 1900 एंड कितने में? 1937। याद रखना ये चीज, आ सकता है क्वेश्चन। अब इसी के साथ और भी ट्रेनिंग्स है जो डेवलप किए गए अलग अलग टाइम पे। तो वो ट्रेनिंग के क्या है आप मुझे जा करके मेरे लेक्चर्स में देख सकते हैं कि कौन कौन से ट्रेनिंग कब कब डेवलप हुए। ओके, देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? आइडेंटिफाई द मूवमेंट ऑफ एक्सरसाइज सोन इन द पिक्चर गिवन बिलो। मतलब इसमें हमारा कौन सा मूवमेंट हो रहा है एक्सरसाइज का जो हमारे पिक्चर में दिखाया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोगों ने अगर फिजिकल एजुकेशन में देखा होगा तो हमारे एंकल है, समझ लो ये मेरा एंकल है, इसमें 2 मूवमेंट होते हैं। एक होता है प्लांटर फ्लेक्शन, प्लांट की तरह जमीन में घुस जाना, ये होता है प्लांटर। और एक होता है डोर्सी, मतलब हमारे पैर का ऊपर जाना एंकल से। ये समझ लो ये मेरा ऐसा पैर है, ये गया प्लांटर और ये हुआ डोर्सी। ठीक है, तो इसमें कौन सा मूवमेंट हुआ है? यहाँ इसमें हुआ है प्लांटर। पैर को क्या किया है इसने? नीचे किया है। ओके, तो अब इसके बाद देखो आपकी पैर में क्या हो रहा है? हमारा पैर में हमारा कोई भी मसल्स में चेंजेस आ रहे हैं क्या? ठीक है, जब हम क्या करते हैं पैर को हमने क्या किया, समझ लो ये हमने हाथ को फ्लेक्स किया और रिलैक्स किया, तो फ्लेक्स करने में हमारा बाइसेप्स में तो फ्लेक्स आ गया और ट्राइसेप्स में रिलैक्स हो गया।
तो इस वाले पोजीशन में आपका कोई भी मसल अपना पोजीशन चेंज किया नहीं किया। मैंने आपको क्या बताया था कि 3 तरीके के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, एक होता है आइसोमेट्रिक, एक होता है आइसोटोनिक और तीसरा होता है आइसोकाइनेटिक। और इसमें भी अब कितने दो इसमें इसमें इसके कितने पार्ट होते हैं? इसके 3 पार्ट होते हैं, कॉन्सेंट्रिक, इसेंट्रिक और पोलाइमेट्रिक। ठीक है, इसमें क्या होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इस वाले में मसल रिलैक्स होता है। और ये बेसिकली जंपिंग और हॉपिंग हमारे एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के लिए ये वाला एक्सरसाइज। तो ये है 3 टाइप के मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब इसमें देखो बेटा, कोई भी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इसका एग्जांपल, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइसोमेट्रिक एंकल प्लांटर फ्लेक्शन। कि हमारे मसल्स में कोई भी आइसोमेट्रिक है, हमारा मसल कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, बट हम एफर्ट और हम ताकत लगा रहे हैं। समझ में आ गया आपको ये चीज? इसमें कोई डाउट नहीं है ना? नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है? मेंटेनेंस ऑफ प्लैंक पोजीशन इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ स्ट्रेंथ ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ठीक है, अब हम जब प्लैंक लगाते हैं, एक पर्सन है वो ऐसे सीधा है, उसका हाथ है, ये उसका पैर है, ये उसकी बॉडी है, ये है हैंड और ये है लेग, ये है ग्राउंड। ठीक है, अगर एक इंसान अपना क्या कर रहा है, अपना इस तरीके के पोजीशन पे लेटा हुआ है, ऐसे करके आप लोगों ने कभी प्लैंक किया होगा, कभी कोर की ट्रेनिंग की होगी, तो आप समझ जाएंगे कि इस तरीके से लेकर है। तो इस पोजीशन में आपका क्या है, आपका कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई भी रिलैक्स हो रहा है? नहीं हो रहा है। आपके मसल क्या है, एक स्टेबल पोजीशन में है। तो जो स्टेबल पोजीशन में हमको मसल को रखता है, उस स्ट्रेंथ को, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोनोमिक, ये तो कुछ नहीं, आइसोकाइनेटिक भी एक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आइसोमेट्रिक। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वेन्यू ऑफ ओलंपिक गेम इज डिसाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी। तो इसका सीधा सा आंसर है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी क्या करती है? हमारा वेन्यू डिसाइड करती है। और एक चीज याद रखना बेटा, वेन्यू कभी कंट्रीज को नहीं मिलते हैं, वेन्यूज हमेशा मिलते हैं सिटी को। ओके, रिमेंबर। विच ऑफ द गवर्निंग बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेफ ओलंपिक्स? डेफ ओलंपिक्स के लिए कौन सी गवर्निंग बॉडी क्या है, रिस्पॉन्सिबल है? बताओ। विच गवर्निंग बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेफ ओलंपिक्स? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ। ठीक है, ये क्या है, हमारे डेफ पैरा ओलंपिक्स जो भी गेम्स होते हैं, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देखो, समझ जाओगे बेटा आप देख करके ही। घुटने के बीच में क्या है? गैप है। बियर की और रम की बोतल आ जाएगी ना ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा? बो लेग। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी ड्यूरिंग ट्रेनिंग? हमको ड्यूरिंग ट्रेनिंग में विच ऑफ द नॉट अ कॉज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी ड्यूरिंग ट्रेनिंग, तो हमको ड्यूरिंग ट्रेनिंग में हमारा कौन सा ऐसा चीज है जो हमको इंजरी नहीं कर देता? अगर सडन इंक्रीज ऑफ लोड अगर हम, सॉरी बेटा, अगर हम क्या करेंगे, सडन लोड को इंक्रीज कर देंगे, तुरंत क्या कर देंगे, लोड को स्क्रीन कर देंगे, तो हमारा क्या हो गया? ओवर लोड हो गया।
इंजरी आ गई। पुअर एक्सरसाइज टेक्निक, टेक्निक खराब होगा तो इंजरी आ जाएगी। लैक ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटी अच्छे नहीं होंगे तो इंजरी आ जाएगी। बट अगर हम प्रॉपर वार्म अप करेंगे तो इंजरी नहीं आएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रॉपर वार्म अप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी? सॉफ्ट टिश्यू और हार्ड टिश्यू क्या होते हैं बेटा, आप ये समझ लो। हार्ड टिश्यू सिर्फ एक है हमारा, वो है बोन। और बोन में कौन सी इंजरी होती है? स्प्रेन कहाँ होता है? लिगामेंट में। स्ट्रेन कहाँ होता है? टेंडन और मसल में। कंट्यूजन कहाँ होता है? हमारे स्किन में। और जो डिसलोकेशन ये होता है हमारा जॉइंट्स में। तो हमारा सॉफ्ट टिश्यू इंजरी क्या हो जाएगा? डिसलोकेशन। इसका आंसर हो जाएगा राइट। अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिम्टम ऑफ डिसलोकेटेड शोल्डर जॉइंट? जो शोल्डर जॉइंट जब डिसलोकेट हो जाता है हमारा, तो क्या क्या सिम्टम आते हैं जिसमें से एक नहीं है? ठीक है, पेन तो बहुत होता है, जॉइंट भी स्टेबल हो जाता है, स्वेलिंग भी हो जाती है, बट ब्लीडिंग नहीं होता। अगर आपका जॉइंट डिसलोकेट हो गया, आपका जॉइंट यहां से नीचे उतर गया, तो आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे ब्लीडिंग नहीं होगी। बट ये तीनों सिस्टम होंगे, पेन भी होगा, इंस्टेबिलिटी और स्वेलिंग भी होगा। ठीक है बेटा, तो आपको समझ में आ गया ना? ये है आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम। अ टीयर like wound caused by either the skin hitting an adjacent object or object hitting the skin with force, it will be called। ठीक है, कोई ऐसी चीज जो हमारे स्किन में आकर के जोर से लगी और हमको कौन सा उससे क्या हो जाता है? इंजरी हो जाता है। कौन से हम उसको वुंड के नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा? उसको हम लोग जानते हैं लैक्रेशन के नाम से। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ठीक है? आप लोगों ने शायद कभी देखा नहीं होगा ये चीज। अब हम क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ वुंड। ठीक है, हाँ, ये देखो बेटा, ये कुछ नॉर्मल टाइप्स और जो हमारे वुंड के टाइप्स होते हैं उसको हम आपको आज दिखाने चले आते हैं। देखो, आपको शायद ये चीजें दिख रही होंगी। देखो, ये है एब्रेशन। ये क्या है? ये है बेटा हमारा एब्रेशन। सुपरफिशियल स्किन स्क्रैपिंग, रोड रैश, फ्रिक्शन इंजरी। मतलब जब हमारी स्किन किसी चीज से रगड़ा जाती है ना, किसी चीज पे खरोच आ जाती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्रेशन। अब होता है इंसाइज्ड वुंड। इंसाइज मतलब हम लोग कैंची को क्या बोलते हैं? इंसीजर। कैंची से जो कट लगता है वो कैसा होता है? शार्प होता है। तो जो शार्प कट वाला इंजरी होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंसीजन। फिर लैक्रेशन, जो मैंने अभी आपको बताया। लैक्रेशन में क्या हुआ? इरेगुलर टीयर ऑफ स्किन, बर्न ट्रॉमा। जो फोफले जैसा हो जाता है, जो नीले कलर का, जैसे मैंने आपको एक झापड़ मारा खींच के, तो आपका क्या हुआ? आंख के नीचे फाइट पड़ जाता था, देखते थे ना, मुंह में काला पड़ जाता था। तो वो सब क्या है? वो है लैक्रेशन का सिम्टम्स। अब उसके बाद आता है पंक्चर। आपका साइकिल पंक्चर हो जाता है, बाइक पंक्चर हो जाता है, तो कुछ चीजें उसमें घुस गई, तो ये क्या है आपका? पंक्चर वुंड। फिर आता है कंट्यूजन, क्लोज्ड वुंड, ब्लीडिंग अंडर स्किन। अंडर स्किन इसमें ब्लीडिंग होती है। ठीक है, स्किन के अंदर नीला पड़ जाएगा, नीला काला पड़ जाएगा, ये क्या है? स्किन के अंदर ब्लीडिंग। एवल्शन क्या होता है? फट जाना। चोट लगा किसी चीज से, बहुत बुरी चीज से, और क्या हुआ? फट गया, तो ये क्या है आपका? एवल्शन। अब आता है पेनिट्रेशन। किसी चीज में आपने पेनिट्रेट कर दिया, किसी चीज को छेद दिया, वो क्या है? पेनिट्रेशन। ओपन और
क्लोज्ड वुंड दो होते हैं, एक ओपन वुंड होता है, एक क्लोज वुंड होता है, जिसमें स्किन फट के खुल जाती है वो होता है ओपन, और जिसमें स्किन तो बंद है बट क्या है हमारा वुंड हमको दिख रहा है। ठीक है, तो ये कुछ नॉर्मल से क्या थे हमारे वुंड के टाइप्स थे। अब हम वापस आ जाते हैं अपने पेपर में बेटा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता चल गया ना, क्या है इसका आंसर? लैक्रेशन। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द वेट ऑफ मेडिसिन बॉल फॉर बैरोमोटर बैरोमोटर एबिलिटी टेस्ट। क्या है बैरोमोटर एबिलिटी टेस्ट का वेट? तो ये होता है बेटा 3 kg फॉर मैन, बात किया है ना, फॉर बॉयज। अगर गर्ल्स की बात करता तो ये 1 kg का हो जाता। ओके, फिर आइडेंटिफाई द टेस्ट ऑफ सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट इन पिक्चर बिलो। तो ये क्या है सीनियर सिटीजन टेस्ट? इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग, सिटिंग और सिटिंग इन चेयर और चेयर सिट एंड रीच टेस्ट। ठीक है, 30 सेकेंड चेयर स्टैंड टेस्ट इसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें 30 सेकेंड आपको दिया जाता है और आपको क्या करना है 30 सेकेंड के अंदर आपको चेयर में खड़ा होना है और चेयर में बैठना है, ऐसे करके हाथ आप क्या करेंगे, बैठेंगे खड़े होंगे, बैठेंगे खड़े होंगे। बेटा दो टेस्ट है जो सीनियर सिटीजन के फिटनेस को मापते हैं, एक है क्रॉस वेबर और दूसरा है रिकली एंड जोन्स। तो आप ये दोनों चीजें पढ़ लेना, बाकी मैं इसको आपको अपने लेक्चर में भी आपको ये सब चीजें पढ़ाऊंगा। ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, which of the following will be called as the study of motion of body with respect to time, displacement, velocity, speed of movement either in a straight line or rotatory direction। तो कौन सी ऐसी चीज है जो क्या बताती है, जो हमारी मूवमेंट स्टडी ऑफ मोशन करती है और जिसके साथ क्या बताती है कि जो हमारा बॉडी है उसने कितना टाइम लिया, कितना एरिया डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या वेलोसिटी थी, क्या स्पीड ऑफ मूवमेंट था, चाहे वो एक सीधे लाइन में गया या फिर एक रोटेटरी डायरेक्शन में गया। समझ लो मैं एक इंसान हूं, मैंने एक मूवमेंट किया और मैं जा करके यहां से सीधा चला गया, तो ये स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट हो गया। और मैं ही यहीं से गया और मैं ऐसे घूम करके 3 बार घूम करके बहुत तेजी से मैं यहां आ गया, तो इसमें क्या हो गया, मेरा डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो गया, रोटेटरी डायरेक्शन में घूम करके आ गया, मेरा स्पीड भी इन्वॉल्व हो गया, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम भी, मुझे सब चीजें इन्वॉल्व हो गई। तो ये क्या बताता है, ये हमारा बताता है काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स हमारा क्या बताता है, स्पीड, डायरेक्शन है, स्पीड स्ट्रेट में है, सारी चीजें क्या बताता है हमारा काइनामेटिक्स। और काइनेटिक्स क्या बताता है, सिर्फ मोशन हुआ। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स। बायोमैकेनिक्स का क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स। तो बायोमैकेनिक्स का कौन सी चीज इंपॉर्टेंस नहीं है? देखो बायोमैकेनिक्स हमारे परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, सही है। टेक्निक को इम्प्रूवमेंट करता है, सही। अगर हमको अपने बायोमैकेनिक्स पता है, हमारा बॉडी किस तरीके से बायोमैकेनिक्स में वर्क कर रहा है, तो ये दोनों हमारा सही करता है। इक्विपमेंट इंप्रूवमेंट करता है, एकदम सही है। बट टेक्टिकल इनहेंसमेंट करता है क्या? टेक्टिकल इनहेंसमेंट बायोमैकेनिक्स नहीं करता है। टेक्टिकल इनहेंसमेंट आपका करता है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। कौन करता है? आपका स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 23। क्या कहता है भाई, व्हाट विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एब्रेशन। एब्रेशन का सही सीक्वेंस क्या है, उसको कंट्रोल करने का, उसको फर्स्ट एड देने का। ठीक है, तो क्या होगा बताओ। सबसे पहले क्या होगा, यूज स्टेरिलाइज गॉज टू वाइप द डर्ट एंड क्लीन द अफेक्टेड एरिया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे चोट लगा
उस चोट को हमने साफ कर दिया, या तो पानी से या फिर डेटॉल से हमने क्या किया, उस चोट को साफ किया। तो सबसे पहला स्टेप तो ये हो गया। फिर दूसरा क्या हुआ, दूसरा हमने किया एप्लीकेशन ऑफ एनॉइंटमेंट, हमने उसमें कोई दवाई लगा दी। तीसरा क्या किया, उस इंजरी को हमने जब दवाई लगाई तो उसको हमने कवर कर दिया कि बाहर से कोई और बैक्टीरिया कुछ उसमें डस्ट पार्टिकल्स ना जा पाए। और चौथा क्या किया, हमने डॉक्टर के पास भेज दिया। तो इसका क्या हो गया, BCDA। कहाँ है BCDA? यस, समझ में आया बेटा? ऐसे ही आप लोग एक चीजें पढ़े होंगे, राइस प्राइस, ठीक है, डॉक्टर ABC, ये सब क्या है, ये कुछ कॉमन फर्स्ट एड है, ठीक है, जो क्या है एकदम तुरंत दिया जाता है एथलीट्स को। राइस का क्या है, रेस्ट आइस कंप्रेशन एलिवेशन, प्रोटेक्ट रेस्ट आइस कंप्रेशन एलिवेशन। डी से क्या है, डॉक्टर ABC का फुल फॉर्म बेटा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, डॉक्टर ABC क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है ना तो इसको ही देखा जाता है, डॉक्टर ABC को चेक किया जाता है। जब आपके पास आकर के कोई चेक करेगा आपका कॉन्शियसनेस है कि नहीं है, आप सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, आपका एयरवे हो खुला है कि नहीं खुला है, तो ये सब क्या है आपको देखना है, ठीक है। अब डॉक्टर ABC का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ बेटा। अब इसका ये चीजें हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन में आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग प्रोसीजुरल स्टेप्स टू कंडक्ट हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। अब हार्वर्ड स्टेप टेस्ट कंडक्ट कराने के लिए हमने क्या क्या हमको क्या करना पड़ता है, हमको स्टेप्स लेना पड़ता है। सबसे पहले sit down after completion of exercise, compute fitness checks, measure heart beat, speeding up down 4 counts। सबसे पहले हमने क्या किया, गो बोल दिया। सबसे पहले हमने क्या किया, बच्चे को बोला गो। फिर उसके बाद जब वो स्टेप लेना चालू किया, हमने हो गया सेकंड स्टेप, हम स्टेप काउंट करना चालू किए, ठीक है। स्टेप काउंट के बाद हमने क्या किया, स्टेप काउंट करने के बाद हमने किया उसको बैठा दिया, बैठाया, और फिर हमने क्या किया, उसका हार्ट रेट मेजर किया, उसका टेम्परेचर मेजर किया और सब चीजें मेजर की। तो चौथा स्टेप हो जाएगा, हमने मेजर किया हार्ट रेट हाफ मिनट तक। फिर पांचवा हो जाएगा, हम कंप्यूट किए इसका फिटनेस इंडेक्स। तो आंसर क्या हो गया, ABECD, ABECD, ये हो गया बेटा आंसर। समझ में आया? इसलिए आपको कुछ कुछ टेस्ट है उसके स्टेप्स भी आपको देखने हैं। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्चरल डिफॉर्मिटी आर नॉट रिलेटेड टू स्पाइन। कौन सा ऐसा पोस्चरल डिफॉर्मिटी है जो हमारे स्पाइन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। कौन कौन सा है बेटा, हमारा लॉर्डोसिस है और काइपोसिस है। काइपोसिस हमारे लंबर रीजन में होता है, सॉरी इस रीजन में होता है, और हमारे इस रीजन में होता है हमारा क्या, लॉर्डोसिस। तो पी प्लेनस होता है हमारे फुट में, जेनुवेलगम होता है नी में, और जेनुवेरम भी होता है नी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, AC और E, AC और E, ठीक है। तो ये बेटा क्या थे, कुछ क्वेश्चन थे हमारे CUCET से रिलेटेड जो मैंने आपको समझाया चीजें। अब इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, आपको मैं आगे चल करके और भी बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कराता रहूंगा। तब तक के लिए आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करिए, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।